देखिए अगर मैं किसी भी पार्टिकल को एच साइड से ड्रॉप करता हूँ, ये एच साइड है, यहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया, जब ये स्ट्राइक करेगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ड्रॉप करने पे एक क्वेश्चन है, मैंने कहा कि क्लाउड है, रेन ड्रॉप हो रही, रेन ड्रॉप, ये ग्राउंड है, मैंने कहा यहाँ से डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो ये जब स्ट्राइक करेगा इसकी स्पीड कितनी होगी? निकालिए ये वैल्यू पुट कीजिए, बस यही करते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने में तभी मजा आता है जब हमें उसके बेसिक चीजें क्लियर हो, क्या है, ऐसा क्यों कर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और वैल्यू निकालिए, अप्रॉक्स वैल्यू बी की कितनी आ रही है? आर्यन कितनी आ रही है सर? 100√10। 100√10, तो √10 को अप्रोक्सीमेटली 3 मान लो, 3.3, तो 100 को क्या लिखूंगा, तो सिंपल ही हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड, यही होगा ना। अब ये सोच कर चलिए कि अगर रेन ड्रॉप मतलब क्लाउड ऐसे होते हैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अर्थ सरफेस से, ठीक है, तो अगर वो इतने हाइट से अगर रेन ड्रॉप हो रहा है तो जब स्ट्राइक करेगा तो उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड होगी। अब लॉजिकली सोचिए अगर इतनी स्पीड से अगर रेन ड्रॉप आ रहा है, आप छाता लेके बाहर निकलेंगे तो छाता को छेद कर दो आपके सर में घुस जाएगी वो, है ना, तो मतलब कि पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक अब इसके बारे में सोचा गया कि ऐसा होता क्यों नहीं है, अभी तक हम लोग फिजिक्स में यही सब चीजें करते आ रहे थे, ठीक, अब ऐसा होता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, ठीक है, तो एयर क्या करता है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, अगर एयर इस पे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, एयर रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टिव फोर्स। अब जो एयर रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या कर रहा है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है। सिंपल लॉजिक है कि अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टिव फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। अगर मैंने पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो एयर रेजिस्टिव फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो मैंने कहा कि जो एयर रेजिस्टिव फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी, माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करें, एयर रेजिस्टिव फोर्स को कंसीडर में ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पार्टिकल को मैंने ड्रॉप किया, ठीक, तो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एयर रेजिस्टिव फोर्स को आप लोग इंक्लूड करेंगे, कीजिए, दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। Find velocity as a function of time.
देखिए एयर रेजिस्टिव फोर्स को क्या मैं K into V लिख सकता हूँ? माइनस तो डायरेक्शन बताता है ना, मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ कि एयर रेजिस्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है K into V, ठीक है। अब अगर पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो इस पे तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg, जो ग्रेविटेशन पुल है, ठीक। लेकिन पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है, तो जो एयर रेजिस्टिव फोर्स होगा इस पे कहां लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने कहा कि एयर रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है? K into V। लेकिन एक्चुअल में इसका मूवमेंट कहां हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यही तो पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना है? mg minus kv डिवाइडेड बाय मास, यही होता है ना। एक एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो मैंने यहां पे एक्सीलरेशन लिख लिया। एक्सीलरेशन को क्या लिख सकता हूं? क्लियर है? अब जल्दी से इंटीग्रेट कीजिए, निकालिए, आंसर आ गया। नहीं, लिमिट लगाइए, लिमिट लगाइए, लिमिट आपने लगाना है, लिमिट लगाइए, लिमिट लगाइए। किया, ठीक। और t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? v, ठीक है। अब देखिए t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि आपने पार्टिकल को ड्रॉप किया है। t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल की वेलोसिटी आपने मान ली v है। अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 अपॉन k ln mg minus kv लिमिट 0 to b is equal to t upon m। ये याद है ना, ठीक। k को इधर ले जाइए, mg और आएगा सर।
जाएगा एल एन माइनस और 0 पुट करेंगे तो एम जी, सही है ना, एल एन ए माइनस एल एन जी, ठीक, इज इक्वल टू माइनस ए टी बाई एम। क्लियर है यहां तक? अब ln का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई, तो ये e की पावर भी चला जाएगा, ये आ जाएगा mg माइनस ab डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ad बाय m। यहां से v की वैल्यू निकाले तो mg माइनस ab mg e टू द पावर माइनस ad बाय m, तो mg 1 minus e to the power minus kT by n is equal to kV। तो देखिए P is equal to कितना आ जाएगा, mg mg by k 1 minus e to the power minus kT kt by कौन है? n, ये आ रहा है ना? यहाँ तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ ये है क्या, और इसको कोरिलेट टर्मिनल करूंगा स्टोक्स लॉ से। नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर। अच्छा ये बताइए, अगर t टेंड्स टू इंफिनिटी है तो v की वैल्यू क्या होगी? लगाइए मैथ से। mg by k। e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो ये 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, तो 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो सिंपल 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे mg बाई k आ जाएगा। अब मैं जो चीजें हमने मैथमेटिकली किया है इसको थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस समझे, ठीक है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपने कहा कि अगर मैं किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं तो उस पे एक कांस्टेंट फोर्स, सॉरी एक आपका एयर रेजिस्टिव फोर्स लगेगा जो कि किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे, ठीक है? अब धीरे धीरे अगर मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो धीरे धीरे पार्टिकल की स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एयर रेजिस्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ठीक? और एक mg फोर्स तो कांस्टेंट लग रहा है क्योंकि m भी कांस्टेंट और g भी कांस्टेंट है, तो जो ग्रेविटेशन पुल लग रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक? लेकिन जो एयर रेजिस्टिव फोर्स है वो आपका वेरिएबल है, ठीक है? तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एयर रेजिस्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब एयर रेजिस्टिव फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, और जैसे ही एयर रेजिस्टिव फोर्स mg के इक्वल हो जाएगा तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल 0, और जैसे ही नेट फोर्स 0 हो गया इसका मतलब एक्सीलरेशन 0, अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आया समझ में? नोट कर लीजिए, लिखे लिखिए।
आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर जब भी आपका रेन ड्रॉप होता है तो रेन ड्रॉप क्या करता है, वो कंटिन्यूसली उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होती रहती है। एक ऐसा टाइम आता है जहां पे उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और वो क्या करता है, टर्मिनल वेलोसिटी से ऊपर से नीचे आता है, वो 330 मीटर पर सेकंड तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, उससे पहले ही एयर रेजिस्टिव फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, ग्रेविटेशन पुल के इक्वल हो जाता है, और नेट फोर्स क्या कर देता है, जीरो कर देता है। और नेट फोर्स जीरो होते ही पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसका ग्राफ ग्राफ बना सकते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। यही होगा ना, 1 माइनस सी टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, mg by k। और ये क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग एक जगह और पढ़ते हैं, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ, याद है फ्लूइड्स में। वहां पे भी यही कहा जाता है कि एक फ्लूइड है जिसमें अगर हम लोग स्फेरिकल बॉल को, आयरन बॉल को अगर मैं डालूं तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जिसको आपने ग्राउंड से थ्रो किया u वेलोसिटी से, तो मैंने कहा ये h हाइट तक गया और वापस भी आ रहा है। ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसको टाइम लगा t1, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको टाइम लगा t2। तो मैंने पूछा फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन t1 एंड t2। इसका मतलब t1 और t2 इक्वल है, फर्स्ट ऑप्शन। t1 is equal to t2, second option t1 is less than t2, third option t1 is greater than t2, और insufficient data। पहले तो कौन सा करेक्ट है, हमें एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना है इसमें। एयर रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अभी तक तो हम लोग क्या मानते हुए चले थे कि कोई भी एयर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। अगर एयर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपने एयर रेजिस्टिव फोर्स को T1 कंसीडर less किया, greater than T2, third option T1 is greater than T2, T1 is greater than T2। क्यों, क्योंकि उसको ऊपर जाने में ज्यादा दिमाग यही कहता है, ऐसा नहीं। दिमाग तो ये कहता है कि ऊपर से नीचे आएगा तो जल्दी पहुंचेगा, लेकिन जब हम लोग फिजिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कुछ उल्टा रिलेशन आ जाता है। जो दिमाग सोचता है उसके अपोजिट। दिमाग तो यही सोचता है नहीं कि ऊपर से नीचे जल्दी आएगा, लेकिन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे से ऊपर जल्दी आएगा, ये वाला करेक्ट आता है। यही क्वेश्चन है, करके दिखाइए क्यों। चलिए स्टार्ट कीजिए। एयर रेजिस्टिव फोर्स को कंसीडर करना है आपको। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो उसकी जो फोर्स होगी रेजिस्टिव फोर्स वो डाउनवर्ड लगेगी, और जो mg है वो भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि वेलोसिटी के पूरे दो फोर्सेस लग रही हैं, और जब वो डाउनवर्ड आएगा t2 टाइम में, तो जो उसकी रेजिस्टिव फोर्स होगी वो अपवर्ड लगेगी और डाउनवर्ड mg लगेगी। तो कंपैरेटिवली इधर ज्यादा रेजिस्टेंस है इससे, तो यानी कि जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन आंसर ये है। इसे बोलो दिमाग नहीं लगाना है, पेन चलाना है।
आर्यन आया नहीं? चलिए देखिए देखिए देखिए, मैं अभी सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन वाले को कंसीडर कर रहा हूँ। जब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऊपर है, इस पे जो एयर रेजिस्टिव फोर्स लगेगा वो भी नीचे लगेगा और mg भी नीचे लग रहा है, दोनों चीजें नीचे की तरफ लगेंगी। ठीक, अब सिंपल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो Fr की वैल्यू है एयर रेजिस्टिव फोर्स, इसको मैं K इंटू बी नहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूं इसको मैं लिख रहा हूं मास इंटू ए। फोर्स है ना, मैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि Fr के कारण जो फोर्स है वो m इंटू ए कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नीचे की तरफ फोर्स, नेट फोर्स कितना आ गया, नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया mg प्लस c। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो पार्टिकल क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो गई, तो यहाँ से t1 इज इक्वल टू u अपॉन a आ गया। लेकिन a क्या है यहाँ पे, g प्लस a ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे a की जगह क्या लिख रहा हूँ, g प्लस a। ठीक, अब आपको एक रिलेशन और पता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। मैं कह रहा हूं कि ये जो हाइट है वो कैपिटल H है, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो जीरो हो गया, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2g प्लस a इंटू h, है ना। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये कितना आ जाएगा, 2g प्लस a अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय g प्लस a का होल स्क्वायर। क्या सही लिख रहा हूँ? ठीक है, अंडर रूट के बाहर आके वही हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो t1 इज इक्वल टू आ गया 2h डिवाइडेड बाय g प्लस a। ये पहला रिलेशन आ गया t1। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, नोट कीजिए। सिंपल, मैंने कहा कि जो एयर रेजिस्टिव फोर्स है वो भी तो एक फोर्स ही है ना, तो मैंने उस फोर्स को m इंटू ए लिख दिया। ठीक है, तो ma भी नीचे लग रहा है और mg भी नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ma प्लस mg, तो m को कॉमन ले लीजिए, mg प्लस। आगे समझ में? नोट कर लिया? ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, जब पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो नीचे है, तो इधर mg तो इधर लग रहा है और fr कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, और fr क्या है, ma। तो मैं क्या कहूंगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, mg माइनस a, है ना। तो मैं कहूंगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कितना है, mg माइनस a। ठीक, अब मैं वही चीज वापस, जब पार्टिकल ऊपर पहुंच गया, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे आते समय तो इसकी स्पीड जीरो है ना। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, s इज इक्वल टू हाफ gv स्क्वायर, नीचे वेलोसिटी जीरो, ऊपर से नीचे आ रहा है तो। ठीक, तो यहाँ पे g की जगह क्या आएगा, g माइनस c t2 स्क्वायर, तो t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2h डिवाइडेड बाय g माइनस c अंडर। आया? आप कंपेयर कीजिए, t1 कितना आ रहा था, 2h डिवाइडेड बाय 2h डिवाइडेड बाय g प्लस a अंडर रूट, और t2 ये आ रहा है, किसकी वैल्यू बड़ी है, t2, डिनोमिनेटर छोटा है ना। हो गया प्रूफ?
इसलिए कई बार जहां दिमाग तुरंत आंसर निकाल दे, एक बार मैथमेटिकली भी करके देखिए कि जो दिमाग सोच रहा है वो सही सोच रहा है कि नहीं। नोट कर लिया? आपका नाम क्या है? आयुष। दिया था आपने मेल? और आपके साथ कोई फ्रेंड भी लेकर? हाँ, घर पे है, उनको नहीं करना? वो घर से पूछ के बताएंगे। अच्छा, पूछेंगे। चलिए, हो गया। Most important topic of straight line motion, that is graph analysis. Most important topic. अगर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होगी तो मैं कहूंगा यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 90% है, ठीक है, ग्राफ से। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टैंडर्ड ग्राफ हैं। मैं बात करता हूं कि अगर मेरे को xt ग्राफ गिवन है पोजीशन और टाइम के बीच में, तो मेरे को तो दो चीज पता है। अगर हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे और इंटीग्रेशन करते थे। इससे पहले इसी हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, डिफरेंशिएट करके कर रहे थे या फिर इंटीग्रेट करके कर रहे थे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपल क्या होता है, स्लोप, बेसिक मैथ्स को याद कीजिए। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूं, स्लोप का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे मेरे को क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर xt ग्राफ दिया हुआ है तो xt ग्राफ का स्लोप मेरे को क्या देगा, वेलोसिटी। अगर xt ग्राफ का एरिया के बारे में बात करूं, एरिया का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, बताइए बताइए। कुछ नहीं, नथिंग। xt ग्राफ के एरिया मेरे को कुछ नहीं देता, ठीक है। dt वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप मेरे को क्या देगा, एक्सीलरेशन। स्लोप का मतलब dv ओवर dt, ये मेरे को क्या देगा, एक्सेलरेशन। एरिया का मतलब इंटीग्रेशन, v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt मेरे को क्या देगा, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नोट कीजिए। नोट कर लिया। अब आते हैं AT, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या हुआ, dA ओवर dt। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इसको क्या कहते हैं, जर्क, जर्क, बिल्कुल सही।
सिंपल एक्सीलरेशन को चेंज कर रहे हैं। बाइक पे बैठ जाइए, एक बार ब्रेक अप्लाई कीजिए, एक बार एक्सीलरेट कीजिए, एक बार ब्रेक अप्लाई कीजिए, एक बार एक्सीलरेट कीजिए, मतलब जर्क लगेगा ना, झटका। अब एरिया ए डी टी क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। नोट कर लिया? चलो अब एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये बताइए v और t के बीच में कैसा रिलेशन है? लीनियर है ना। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब ये क्या है? इसके बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s और t के बीच में कैसा रिलेशन है? s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो ये तो पैराबोला होता है। पैराबोला। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा, तो अगर पॉजिटिव होगा तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस t स्क्वायर। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड। अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। लिख लीजिए, इफ a इज पॉजिटिव दैट मींस अपवर्ड पैराबोला। If a is negative, that means downward parabola. हो गया? नोट कर लिया? ठीक है। मैंने कहा मेरे को vt ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसकी एनालिसिस करनी है। एक एनालिसिस मैं कर रहा हूं, अगले एनालिसिस आप करके दिखाएगा कि है क्या। एनालिसिस का मतलब कि पार्टिकल के साथ हो क्या रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे vt ग्राफ दिया हुआ है तो vt ग्राफ में अगर मैं यहाँ पे स्लोप देखूं तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप। ठीक है। अगर स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? माइनस v नॉट। नॉट का मतलब पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव है ना। ठीक, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार रुकेगा। रुकेगा। रुकेगा, उसके बाद रिवर्स बैक लेगा। यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक हम लोग। यस सर। तो मैंने कहा कि यहां से ये चला, ये रुकेगा और यहां से रिवर्स बैक होके ऐसे चला जाएगा। और ये जब रुकेगा उस समय टाइम कितना हो रहा होगा? t1। देखिए t1 पे वेलोसिटी 0 है। आगे सुनिए, टी एनालिसिस है इसकी। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट एनालिसिस आप लोग बताइए।
मैंने कहा कि एक्सटी ग्राफ आपको दिया होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, पार्टिकल ऐसे इसके एनालिसिस करनी है। एक्सटी ग्राफ दिया हो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या निकालूं, स्लोप। अगर इनिशियल स्लोप देखूं तो इनिशियल स्लोप तो देखिए बेटा ऐसे है, इनिशियल टेंजेंट ऐसे होगा ना। तो अगर इनिशियल स्लोप के बारे में बात करें, इसका मतलब यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी क्या पता चल रही मेरे को, पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये कैसा पैराबोला है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सीलरेशन लेफ्ट की डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल क्या करेगा, रुकेगा और वापस घूम के आएगा। कब रुक रहा है, क्यों, क्योंकि इस वाले पोजीशन पे स्लोप देखिए 0 हो गया। आरएसएन में कीजिए नोट। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हो गया, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लस, मतलब कि पार्टिकल क्या कर रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इनिशियल एक्सीलरेशन कैसा है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव, ठीक। अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, मतलब कि एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। अगर एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज होके किसी मैक्सिमम तक पहुंचेगा, वी मैक्स तक, ठीक है। वी मैक्स पे कितने टाइम पे पहुंच रहा है, t1 टाइम पे। उसके बाद एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो पार्टिकल पे एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इधर लगेगा, तो पार्टिकल क्या करेगा, आगे जाएगा, उसके बाद वहां से रिटर्न बैक होकर वापस आएगा। अब कब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, t2। आगे सुनने, इसको नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल दे रहा हूं ग्राफ बनाने के लिए।
अच्छा तो इशारा है। नोट कर लिया। चलिए चलिए जल्दी से ड्रॉ कीजिए। एक पार्टिकल है, इसको आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है विथ 20 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पे एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ ड्रॉ करना है। वाह, क्यों? चलिए एक हिंट देता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। देखिए जब भी इस तरीके का ग्राफ आपको ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन को देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात करूँ तो एक्सीलरेशन क्या है, माइनस जी के इक्वल मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब जो एक्सटी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। मैंने कहा कि जहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वही ओरिजिन है, तो इसका मतलब पार्टिकल घूम के वापस वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ पे अगर मैं एक्सटी ग्राफ बनाऊं तो एक्सटी ग्राफ आपको क्या मिलेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, यहाँ से स्टार्ट होगा ये तो आंख बंद करके बना दूंगा मैं। ठीक है, मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या पता है, t इज इक्वल टू 2u/g, माने कि 2 into 20 डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस 4 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 4 सेकंड है, इसका मतलब पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, और यहाँ तक पहुंचने में 4 सेकंड। पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा, f is equal to u square divided by 2g, that means 20 into 20 divided by 20, ये कितना पहुंच गया, 20 तक। आगे समझ में, xt ग्राफ। ठीक, ये xt ग्राफ बन गया। vt ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +20 या -20, +20, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, -10, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप। कितने टाइम पे, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल नीचे आने लगेगा ना, और जब पार्टिकल नीचे आएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव में जाएगी। आएगा कि क्या नहीं आता है बताइए। मतलब कैसे पता चल रहा है कि आप कहाँ पर, तो वही समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर नेगेटिव स्लोप हो रहा है, कहाँ पर पॉजिटिव। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब भी ग्राफ ड्रॉ करें सबसे पहले एक्सीलरेशन को देखेंगे, पहला स्टेप। एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है, माइनस का मतलब अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, बना दिया आंख बंद करके।
उसके बाद तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है? हम्म, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि 4 सेकंड पे वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो मैक्सिमम पे कब पहुंचे उसके आधे की, ठीक है। और उसके बाद ऐसे में मेरे को मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगी, तो पार्टिकल कितने मैक्सिमम पोजीशन पे गया 20 मीटर। वो तो हमें XP वाला और VP का बीटी में जी कितना है -10 ना, तो जी तो कांस्टेंट है, तो बीटी ग्राफ में स्लोप क्या देता है एक्सीलरेशन, जी नेगेटिव है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब आ गया, आर्यन आ गया, अनुष्का। यहाँ पे जब तो अपर उस पोजीशन पे पहुंचेगा उसके बाद जो टी की वैल्यू है वो तो फिर पॉजिटिव हो जाएगी जब नीचे का पहले कहाँ लग रहा था, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहाँ लग रहा था, वेलोसिटी है कहाँ कहाँ कहाँ, नीचे या ऊपर, और जो ऊपर से नीचे आ रहा था तब कहाँ लग रहा था, जी हमेशा ही नीचे लगता है। चलिए नेक्स्ट, ओरिजिन किसको लेना है, इसको जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं, इस बार पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं 50 मीटर हाइट से, ठीक है। अब मेरे से वही चीज पूछी गई, ड्रॉ सेम एक्सटी ग्राफ, बीटी ग्राफ एंड थर्ड एटी ग्राफ। चलिए ध्यान से कीजिएगा, गलती ना हो, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से कीजिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचने का जो तरीका बताया वैसे ही स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन को देखेंगे,
अनुष्का हो गया? आर्यन? सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं। यही होगा। ये कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट आया? जब तक वो वापस 15 पे नहीं आ जाता है। यहां से यहां तक का आया ये, ठीक है। मेरे को तो ओवरऑल चाहिए ना। अब यहां 3 से यहां तक सेकेंड का देख लीजिए कितना होगा। 1 सेकेंड यहां तक का बता सकते हैं? टोटल 3 सेकेंड आ रहा था। टोटल 3 सेकंड आ रहा है ना। हम्म, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से s की वैल्यू कितनी है 15, u की वैल्यू 10 माइनस, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेकंड। तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। मैक्सिमम हाइट कितने हाइट तक जाएगा ये? 20 मीटर। मतलब कि ये कितना गया? और ग्राउंड से 20। ठीक है, चलिए मेरा काम हो गया। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है? -3। माइनस है, इसका मतलब एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पैरल एक्सटी होगा। ग्राफ में मैंने ओरिजिन किसको माना है? 15 मीटर को ओरिजिन माना हुआ है। ठीक है, यार समझ में? क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फिगर को देखिए, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल कहाँ आ रहा है? -15 पे। -15 होगा ना। ओरिजिन ऊपर है तो ये कितना होगा? -15। मतलब कि पार्टिकल ये पूरा यहां तक जाएगा। ये पोजीशन कितनी होगी? -15। ये कितना होगा? +5। अभी तो टोटल 20 होगा ग्राउंड से। क्लियर है? अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पार्टिकल सेम लेवल पे कितने टाइम में आता है? 2 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना होगा? 1 सेकेंड। तो यहाँ पे कितने टाइम पे पहुंचेगा? 3 सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद बीटी ग्राफ। बीटी ग्राफ देखिए कैसा होगा। बीटी ग्राफ में आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कि पॉजिटिव 10 है, लेकिन एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है। मतलब कि स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। कितने टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है? 1 सेकेंड। वही आता था। क्लियर है सबको? अब होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। ये जो आपने स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, दोनों सेम क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? जो 2 क्वेश्चन अभी रिसेंटली करवाए। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ दोनों क्वेश्चन के लिए, और दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों क्वेश्चन में। होमवर्क है ये। एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए।
ओरिजिन हम 40 मीटर को लेंगे। हाँ, ओरिजिन वही है जहां से हमने प्रोजेक्ट किया। देखिए, सबसे पहले एक्सटी ग्राफ में मेरे को ये तो पता है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक। अब डाउनवर्ड पैराबोला में देखिए कंप्लीट पैराबोला नोट करके ध्यान रखिएगा। अगर मैंने कहा कि ये कंप्लीट पैराबोला है, कंप्लीट पैराबोला एक्सटी ग्राफ ऐसा कब बनता है जब किसी भी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, जीरो, है ना। स्लोप तभी तो जीरो आएगा। तो मेरे को याद करने का तरीका क्या है कि कंप्लीट पैराबोला कब बनेगा, कंप्लीट पैराबोला तब बनेगा जब किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही होगी, तो अदरवाइज नहीं, ठीक। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही थी मैक्सिमम पॉइंट पे, पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, इसलिए हम लोग कंप्लीट पैराबोला बना रहे थे। यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही है क्या, नहीं। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है तो कैसा पैराबोला बनेगा, हाफ पैराबोला, याद रखिएगा, हाफ पैराबोला। तो हाफ पैराबोला तो ये भी है और हाफ पैराबोला ये भी है, तो कौन सा पैराबोला बनेगा, ये वाला कि ये वाला, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, क्यों फर्स्ट वाला, सेकंड वाला डाउनवर्ड होगा वो। सेकंड वाला पोजीशन देखिए नेगेटिव जा रहा है, ये ओरिजिन है तो, है ना, क्योंकि ओरिजिन है तो नीचे जाएंगे तो नेगेटिव में चलता जाएगा ना, तो इसका मतलब कैसा बनेगा एक्सटी ग्राफ, आया समझ में। और वीटी ग्राफ कैसा होगा, जी नेगेटिव है ना, और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, खत्म। इतना सोचते क्या है, जो पढ़ा है बस उसको अप्लाई कर दीजिए। आगे सुन, आशुतोष, आयुष आ गया। जो कॉन्सेप्ट बताया उसको नोट करके लिख लीजिएगा कि हाफ पैराबोला कब बनता है, कैसे बनेगा, वो सब चीजें आपके में नोट होनी चाहिए। डायरेक्टली डायग्राम बनाने से कोई फायदा नहीं है, मेन तो वो है जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का। और जो मैंने क्वेश्चन दिया था स्पीड वाला और डिस्टेंस वाला, उसमें हिंट दे देता हूँ, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है, बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। और ये फिगर कहाँ से बनेगा, जो आपने वीटी ग्राफ बनाया है उसी में थोड़ा सा चेंजेस करना है।
और जो आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया है बस उसी में थोड़ा सा चेंजेस करना है। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिल जाएगा और आपको स्पीड टाइम ग्राफ मिल जाएगा, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को? अब देखिए धीरे धीरे स्पीड मेरी बढ़ेगी, मैं ऑलरेडी बोल रहा था, ठीक है। चैप्टर बहुत हैं, अभी तो हम लोग दूसरे चैप्टर पे ही हैं, यूनिट मेजरमेंट और उसके बाद स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीक मंडे से आपकी क्लासेस हो जाएंगी 1.5 आवर्स की, और उसमें स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा दूंगा, ठीक है। और सीटिंग भी बढ़ रही है, और आप मैं मैक्सिमम मेरे ख्याल से दिवाली के बाद आप लोगों की क्लासेस हो जाएंगी 2 घंटे की, स्पीड और बढ़ा दूंगी, ठीक, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तब तक बेसिक चीजें हम लोग फिजिक्स ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आएगा? जहां तक हम लोग पढ़ लेंगे 24th को। हाँ 24th को जो भी है जहां तक हम लोग पढ़ लेंगे, और मेरे ख्याल से प्रोजेक्टाइल मोशन तक आएगा, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्योंकि मोशन इन 2 डायमेंशन में 3 चीजें आती हैं, सर्कुलर मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूँ। सर्कुलर मोशन तो हम लोग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एलएनएम करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन, क्योंकि सर्कुलर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, और जब तक हम लोग एलएनएम नहीं पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय।